Hello everyone, this is Kanika from Abhimanyu Career Point. So today's topic is valence bond theory. This particular topic is for class 11th chemistry chapter number 4 that is chemical bonding. तो उसका ये टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो बेटा देखो, हमें पता है कि हमारे केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं. उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज भी हमें पता है. जैसे अगर मैं बात करूं मीथेन की, सिंपल मीथेन की, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट विल बी CH4 सिंपल. अगर मैं बात करूं वाटर की, सो दैट विल बी H2O. सबको पता होती है ये चीज. अगर अमोनिया की बात करूं तो NH3. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक तो ठीक है, लेकिन इनकी शेप क्या है, यही चीज हमने एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर कंटिन्यू करनी है. मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें शेप बताएगी इन मॉलिक्यूल्स की. सिर्फ शेप ही नहीं, बल्कि हमें इससे इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी पता चलेगी. हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिससे कि क्या होता है, हमें एक नया न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है. तो चलिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम अपना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला मॉलिक्यूल, बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, दैट इज मीथेन, CH4. सो CH4, अगर हम मीथेन के अंदर देखें तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल का सेंट्रल मेटल एटम हमें पता होना चाहिए. सेंट्रल मेटल एटम जिसके साथ अनदर एटम्स अटैच्ड हैं. तो यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रल मेटल एटम की, तो वो कौन होगा? वो है कार्बन. कार्बन हमने देख लिया सेंट्रल मेटल एटम. उसके बाद हमें पता होनी चाहिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि उसके एटॉमिक नंबर से पता चलेगी. सबको पता होता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6. और अगर बात करूं मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, सो दैट विल बी 1s2 2s2 2p2, राइट. तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं शेल्स के अंदर. 1s2 2s 2p ऑर्बिटल्स के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? इन्हें ऑर्बिटल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना. लेकिन सिर्फ कौन से ऑर्बिटल्स? जो तुम्हारे वैलेंस शेल होंगे, जो वैलेंस जो बाहर के हैं, बिल्कुल ये वाले ऑर्बिटल्स. ठीक है, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स लिखने हैं. तो किस तरह से लिखा जाएगा? कार्बन ग्राउंड स्टेट. ओके, तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स आपने यहाँ पे लिखने हैं. सो दिस इज योर फॉर 2s, ऑर्बिटल्स की फॉर्म में इसे हमने लिखना है, एंड दिस इज फॉर योर 2p. ओके, इस तरह से लिखती है. सबको पता होता है कि S का एक ऑर्बिटल होता है, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं और D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं. लेकिन यहाँ पे कोई D ऑर्बिटल नहीं यूज हो रहा है, सिंपल और S और P यूज हो रहे हैं. सो वी विल यूज ओनली S and P ऑर्बिटल्स. नाउ ऑन सीइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी विल फिल दिस इलेक्ट्रॉन्स इन दिस पर्टिकुलर ऑर्बिट. 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, लाइक दिस. नेक्स्ट 2p के अंदर हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2. सो अप्लाई हंट्स रूल. पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा एंड सेकंड नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर जाएगा. क्लियर? यहाँ तक होप सो सबको समझ आ गया होगा. हमने क्या किया? हमने अपना सेंट्रल मेटल एटम देखा कौन सा था, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी और उसे ऑर्बिटल की फॉर्म में उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल कर दिया. ओके, नेक्स्ट स्टेप. अब जब हम कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिख देते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से फिल कर देते हैं, तो वापस हम अपने मॉलिक्यूल के ऊपर जाते हैं. मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम वापस जाएंगे तो वहां हम क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ कितने अनदर एटम्स अटैच हैं. सो यू कैन इजीली सी दैट एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स जो है वो अटैच हैं. इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए होंगे. दैट मींस you are required 4 half filled orbitals to fill these 4 electrons. But here कितने available हैं? You can see very well that half filled orbital only 2 are available here. बल्कि चाहिए कितने? 4 चाहिए. Then what you have to do? Nothing. Just you have to excite this electron from there to here. बस. अब ये ground state था, ground state configuration लिखी थी. अब ग्राउंड स्टेट से वो किस में चेंज हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट में. एंड क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन इन S एंड 2 ऑलरेडी थे P के अंदर,
और एक इलेक्ट्रॉन आपने s ऑर्बिटल से p के अंदर शिफ्ट करवा दिया. इट मींस दिस वन, दिस इज योर 2s ऑर्बिटल एंड दिस इज योर 2p ऑर्बिटल, राइट. अब देखिए कितने रिक्वायर्ड थे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल? 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच थे. 4 हाफ फिल्ड अब आ चुके हैं. कब आए? जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा के वहां भेज दिया. सिंपल. अब ये चारों इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो होगा सिंगल, वो यहाँ पे आके एडजस्ट हो जाएगा, लाइक दिस, ओवरलैप कर लेगा, राइट. तो अब हमें यहाँ से क्या पता चलेगी? हाइब्रिडाइजेशन, जो कि कितनी होगी? कितने यूज हुए हैं s के? 1 ऑर्बिटल फॉर s एंड 3 फॉर p, एंड दैट विल बी sp3. sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारी यहाँ से निकल के आई है. और आप सबको पता होना चाहिए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है, जब सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हों, तो वो होता है टेट्राहेड्रल, लाइक दिस. दिस इज माय टेट्राहेड्रल. और हर एक बॉन्ड पेयर के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज योर 109.80. ओके, सो ये होता है हमारे पास टेट्राहेड्रल, इसकी शेप आई है. तो मीथेन मॉलिक्यूल आपने लिया, सिंपल सा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे लिया था, जिसके अंदर सारे के सारे आपके बॉन्ड पेयर्स थे. ठीक है, सारे बॉन्ड पेयर्स थे, कोई लॉन पेयर का कंसेप्ट नहीं था, इसीलिए मैंने सबसे पहले सिंपल मॉलिक्यूल लिया. तो आपको बेसिक पता चल गया होगा इसके अंदर कि करना क्या होता है. सिंपल होता है, आपको कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन मींस सेंट्रल मेटल एटम जो होता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है. कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में फिल करने होते हैं. फिल करने के बाद आपको देखना होता है कि कितने हाफ फिल्ड आपको चाहिए. ठीक है, जैसे इस केस में 4 हाइड्रोजन थे, तो इट मींस आपको 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए थे. तो आपके पास अगर वो अवेलेबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दीजिए. इलेक्ट्रॉन को आप एक्साइट करवाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल आ गए. इन चारों के अंदर जो भी एटम है आपका लगा हुआ साथ में, वो साथ में ओवरलैप कर जाएंगे उसके इलेक्ट्रॉन. वहां से आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ जाएगी. और हाइब्रिडाइजेशन से तो शेप्स का हमें पता ही होता है कि कौन सी होती है. तो sp3 शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आई है. sp3 के लिए हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप आई है. तो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होगा बेटा वो इस तरह का होगा, लाइक दिस, 3D हो गई. ठीक है, तो ये तो था बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल, बिल्कुल सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल वीबीटी में जो हम लेकर चलते हैं. इसके बाद मैं बात करती हूँ कि अगर हमारी ज्योमेट्री में, अगर हमारे मॉलिक्यूल में लॉन पेयर आ जाता है तो उसकी क्या ज्योमेट्री होगी, तो उसकी क्या शेप होगी. तो चलिए देखते हैं अगला मॉलिक्यूल, इसमें एक लॉन पेयर हमारे पास होगा. नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज अमोनिया. अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज NH3. अमोनिया, राइट, यही होता है. ठीक है, तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर जैसे पीछे किया था, सेम, बस फर्क, थोड़ा सा फर्क आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि यहाँ पे लॉन पेयर आ जाएगा ज्योमेट्री में, और वो कैसे इफेक्ट डालेगा वो हम देखते हैं. तो सेम स्टेप रहेंगे. लुक एट सेंट्रल मेटल एटम फर्स्ट, दैट इज योर नाइट्रोजन. Nitrogen. What is atomic number for nitrogen? You all know that is 7. What is configuration? 1s2, 2s2, 2p3. Right? ठीक है? तो ऑर्बिटल फॉर्म में लिखते हैं पहले. नाइट्रोजन in ground state. This is your 2s. Fill 2 electrons in 2s orbital and 3 electrons in 2p orbital. राइट, ठीक है, यहाँ तक हो गया. अब आप देखो इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन देखिए. देखिए यहाँ पे कि कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड हैं. ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप अपने मॉलिक्यूल के ऊपर जाओगे, वहां देखोगे आप कि नाइट्रोजन के साथ जो है वो 3 हाइड्रोजन अटैच हैं. इट मींस आपको 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए. तो 3 तो ऑलरेडी पड़े हैं. क्या यहाँ एक्साइटेशन की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें 3 हाइड्रोजन एटम्स के लिए 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स चाहिए थे, जो कि हमारे पास इजीली अवेलेबल है यहाँ पे. तो हम क्यों करें एक्साइट इलेक्ट्रॉन को, पड़ा रहेगा ये यहाँ पे. लेकिन इन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आ जाएगा ओवरलैप कर लेगा, लाइक दिस. ठीक है, हमने कोई एक्साइटेशन नहीं करवाई, कोई एक्साइटेड स्टेट की जरूरत नहीं हुई इस मॉलिक्यूल में. सिंपल हो गया ये हमारा. तो वही है, यूज कितने हुए, जैसे ये आपका 2s, दिस इज योर 2p. सो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 1s और 3p के ऑर्बिटल्स, दैट
दैट मीन्स अगेन sp3, राइट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही बैठी क्योंकि जो यूज हुए ऑर्बिटल वो एक s का यूज हुआ और 3 p के यूज हुए, दैट मीन्स sp3। और अभी हमने पीछे भी किया था कि जो मीथेन था उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 ही आई थी, यानी कि इसका भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, होता है टेट्राहेड्रल ही होता है। लेकिन जब लॉन पेयर आ जाता है ना, जैसे ये है, अब लॉन पेयर की मैं बात कर रही हूँ। लॉन पेयर क्या होते हैं? देखो दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर, एक होते हैं लॉन पेयर। बॉन्ड पेयर जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सिंगल सिंगल, ये बॉन्ड पेयर्स बना रहे थे। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन्स जिनका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं हुआ, ये एज सच पड़े हुए हैं, कोई इनका रोल नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल पड़े हुए हैं बस। हाँ ये है कि नाइट्रोजन के पास भाई दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं डोनेशन के लिए, मतलब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लॉन पेयर्स बोलते हैं। तो जब लॉन पेयर ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है ना, तो वो शेप को चेंज कर देता है, जैसे कि इस केस में होगा। मतलब अगर हम मीथेन में देखें तो sp3 थी, प्योरली टेट्राहेड्रल थी, क्योंकि उस केस में सारे के सारे क्या थे आपके बॉन्ड पेयर्स थे, लाइक दिस, ये चीज थी। अमोनिया में क्या होगा, नाइट्रोजन, बॉन्ड पेयर्स को तो हम उसी तरह से शो कर देंगे जैसे उसमें किया था मीथेन में, H H H, नो डाउट, ठीक है। चेंज कहाँ आएगा, एक बॉन्ड पेयर की जगह अब क्या आ जाएगा, एक लॉन पेयर आ जाएगा। और जिसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, लाइक दिस, बेस वही रहा, ठीक है, जैसा आपने मीथेन में बनाया था वही रहेगा, बेस वही रहेगा, लेकिन लॉन पेयर आ गया ना, तो लॉन पेयर जब इस पे आ गया तो ये शेप अब टेट्राहेड्रल नहीं रही, क्योंकि लॉन पेयर ने आके ज्योमेट्री को चेंज कर दिया, डिसॉर्ट कर दिया, और अब ये जो शेप आपकी आ गई है, ये आ गई है पिरामिडल। तो टेट्राहेड्रल, देखिए हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन ज्योमेट्री अलग है। कैसे, sp3 मीथेन में भी थी लेकिन ज्योमेट्री थी टेट्राहेड्रल, sp3 अमोनिया में भी है लेकिन ज्योमेट्री हो गई पिरामिडल। फर्क किसके कारण हुआ है, किसी के कारण नहीं, सिर्फ एक लोन पेयर के कारण। अगर ये इलेक्ट्रॉन भी आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता ना, तो यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर होता, ठीक है, तो वही ज्योमेट्री बनती जो मीथेन की थी। लेकिन यहाँ क्या है, लॉन पेयर है, ठीक है, एक लॉन पेयर आ चुका है यहाँ पे, तो लॉन पेयर जो है वो ज्योमेट्री को चेंज कर देता है, वो शेप को चेंज कर देता है, और यही इसने यहाँ पे किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेट्राहेड्रल की बजाय शेप आपकी पिरामिडल हो गई, ठीक है। तो चेंज कहाँ पे आया, सिर्फ चेंज आया हमारा लॉन पेयर जब हमने लगा दी तो हमारी ज्योमेट्री चेंज हो गई। अब बॉन्ड एंगल भी चेंज होगा ऑब्वियसली, वहां पे अगर 109 डिग्री था तो यहाँ पे अब ये कितना रह जाएगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो आपका 107 डिग्री रह जाता है। एंड वाई रीजन, क्योंकि लॉन पेयर जब ज्योमेट्री में आता है देन इट क्रिएट्स लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होने लगती है। एक कंसेप्ट सबको पता होता है कि लॉन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, देन लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती है, और सबसे कम होती है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इट मींस जब भी ज्योमेट्री के अंदर लॉन पेयर आ जाता है ना, तो उसकी बॉन्ड पेयर्स के साथ रिपल्शन शुरू हो जाती है इस केस में। तो रिपल्शन से क्या हुआ, रिपल्शन से जो है वो ये बॉन्ड एंगल्स, ये जो बॉन्डेड लाइंस थी वो आपस में क्लोज आनी शुरू हो गई, एंड दे रिजल्ट इन डिक्रीज इन देयर बॉन्ड एंगल। तो जो प्योर टेट्राहेड्रल होता है उसमें तो 109 डिग्री था, लेकिन जो आपका पिरामिडल शेप बन गई उसमें एंगल 107 रह जाता है, ठीक है। एंड द रीजन भी क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका जनरेट हो चुका है, एक लॉन पेयर आपका यहाँ पे आ चुका है, और उस लॉन पेयर ने सारी ज्योमेट्री को डिसॉर्ट कर दिया है। दिस इज द रीजन फॉर दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के टॉपिक में हमने दो बड़े ही बेसिक से मॉलिक्यूल्स अपने कवर किए हैं। बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स मैंने इसलिए लिए थे ताकि आपको बेस समझ आ जाए कि इस थ्योरी के अंदर हमें करना क्या है। तो ये थ्योरी के दो मॉलिक्यूल्स मीथेन और अमोनिया, तो बेसिक सा मैंने आपको बता दिया, और बाकी धीरे धीरे हम कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स की तरफ बढ़ते चलेंगे। सो होप सो आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। थैंक यू सो मच।